हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और जो लोग पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज 23 जून 2020 का करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। वीडियो करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीके स्टडी इंस्टीट्यूट, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर्स टू एक्सीलेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 जून को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को रेखांकित करना है। इसके अतिरिक्त इस दिवस पर लोक सेवकों के कार्य को एक नई पहचान देने और युवाओं को लोक सेवक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिवस को एक नई मान्यता देने और लोक सेवा को मूल्य को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड यूएनपीएसए कार्यक्रम की स्थापना की थी। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। अगर भारत में सिविल सर्विस डे के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर 21 अप्रैल हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। जापान की एक स्थानीय परिषद में चीन और ताइवान के विवादित सेनकाकू द्वीपीय क्षेत्र में स्थित कुछ द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। विधेयक के अनुसार टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनकाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप, जिसे जापान में टोनोसिरो तथा ताइवान और जापान में दियोयस के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदलकर टोनोसिरो सेनकाकू कर दिया गया है। ओकिनावा द्वीप पर इशिगाकी नामक एक नगर स्थित है। इशिगाकी नगर परिषद के एक हिस्से को टोनोसिरो के रूप में भी जाना जाता है। इससे लोगों में क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अतः इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र के नाम में परिवर्तन किया गया है। अभी हाल ही में राज्य पुरातत्व विभाग चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड जिले में कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 यानी 250 केयर सर्कल की पहचान की है। केयर्न सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों की समांतर रैखिक व्यवस्था होती है। मेगालिथ या महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने में किया गया है। कोडुमनाल के बारे में जान लेते हैं। कोडुमनाल क्या है? तो कोडुमनाल तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित एक गांव है। यह स्थल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह कावेरी की सहायक नदी नोयल नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। अगर सहायक नदी की बात की जाएगी तो इसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि नोयल नदी किसकी सहायक नदी है, तो नोयल नदी आपकी कावेरी की सहायक नदी है। अब कोडुमनाल से प्राप्त प्रमुख अवशेष क्या है? पहली बार किसी कब्र स्थल पर 10 से अधिक बर्तन तथा कटोरे की खोज की गई। सामान्य रूप से किसी कब्र स्थल पर 3 या 4 बर्तन मिलते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जैसे मनरेगा चलता है भारत में, उसी तरीके से झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री सरकार योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। माइक्रोस्कोपिक जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार भारत के डॉक्टरों की टीम के रोगों के नैदानिक परीक्षण में फोल्डस्कोप नामक वहनी माइक्रोस्कोप का निर्माण तथा सत्यापन किया है। एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है
जिनका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। इस शोध का उद्देश्य विकासशील देशों में वैज्ञानिक उपयोगों के लिए वहनी तथा आसान उपकरण उपलब्ध कराना है। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप क्या है? यह एक वहनी माइक्रोस्कोप है जिसे सरल घटकों यथा कागज की शीट, लेंस, मोबाइल फोन, गोंद आदि से बनाया जाता है। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप को फिर से इसके घटकों में पृथक किया जाता है, अतः इसका नाम फोल्ड स्कोप रखा गया है। ये इजी टू कैरी है, फोल्डेबल है और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी जो लागत है मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये के आसपास में ये बनकर तैयार हो जाता है और फोल्डेबल है, पोर्टेबल है, तो इसलिए इसका नाम फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप रखा गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने शेयरों की बिक्री करती है। यह नई या पुरानी कंपनी हो सकती है जो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का फैसला करती है और इसके साथ ही वह पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। इसके बाद शेयर बाजार में उसके शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। कंपनियां इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा सार्वजनिक रूप से नए शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती है या फिर मौजूदा शेयर धारक अपने शेयर जनता को बेच सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद कंपनी के शेयरों का खुले बाजार में कारोबार होता है। जैसे एनएससी, बीएससी वगैरह में शेयर लिस्टेड होते हैं तो आईपीओ के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट है राजस्व खुफिया निदेशालय। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो राजस्व खुफिया निदेशालय इससे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI द्वारा एक वन्य जीव तस्करी समूह का खुलासा किया गया, जिसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट से 2 लोगों को 22 विदेशी तोते की विभिन्न प्रजातियों के साथ गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए इन पक्षियों में दुर्लभ तोते की कई प्रजातियां हंकिच मैकाऊ, पैस्केट पैरट, सीवीजी मैकाऊ और हैनस मैकाऊ आदि शामिल हैं। अब राजस्व खुफिया निदेशालय क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। ये भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच एवं संचालन एजेंसी है। इसके अलावा इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करती है। राजस्व खुफिया निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। H1B वीजा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क वीजा पर इस वर्ष के अंत के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की मदद करने के लिए काफ़ी आवश्यक है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोजगार हो गए हैं। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों और कई अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा H1B वीजा जारी किया गया था। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी दर फरवरी 2020 और मई 2020 के बीच लगभग चौगुनी हो गई। यह नया नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा जो वर्तमान में अमेरिका से बाहर हैं और उनके पास वैध गैर अप्रवासी वीजा अथवा देश में प्रवेश करने के लिए वीजा के अतिरिक्त एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज नहीं है। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। देश में जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है कि सरकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। भारत की डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच कि यह परियोजना वैश्विक पटल पर उभरते देशों की सरकारों को उनके परिवहन उत्सर्जन को कम करने और उनके जलवायु
लक्ष्यों को पूरा करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच कुल 60 सदस्य देशों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में 64.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? इसका सही आंसर है चीन। किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसका सही आंसर है सामाजिक कार्य। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? तो ये जापान है और अपना भारत इसमें 12वें नंबर पर है, 12वां धारक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर